हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 21 दिसंबर को एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए हम उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एचपीएससी कंडक्ट करने जा रही है। उसके लिए जो एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे से प्लानिंग से तैयारी कर लें। क्यों? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज के जितने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो सीट वैकेंट्स हैं वो सारी की सारी भर जाए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और सब्जेक्ट का एक सही दिशा में विकास हो। ऐसा हुआ है पीछे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें जितनी वैकेंसीज थी इतने स्टूडेंट ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए, ताकि आप लोग आए, मनोविज्ञान को एक नई दिशा दें। क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं। 21 दिसंबर को जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ, आपको पता 100 क्वेश्चन उसमें आए थे। लगभग 56 पेज थे, एक पूरी बुकलेट। उन सबको मैंने पढ़ के देखा है और यह पाया कि क्वेश्चन पेपर क्वालिटेटिव ज्यादा था। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर के अंदर पीएलक्यू यानी प्रोफेसर लाइक क्वालिटीज को एसेस करने के लिए कोई क्वेश्चंस उसमें नहीं थे। अब पीएलक्यू क्या होती है भाई? क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थियरीज, फाइंडिंग्स इन रियल लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी कुछ पीएलक्यूज होती हैं। अगर हम प्रोफेसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर कम से कम ऐसे प्रश्न हो जो इन क्वालिटीज को असेस करते हो। ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया इस क्वेश्चन पेपर में। फिर ये क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के पैटर्न पर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। कई कारण है उसके। यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें जो क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं, क्वेश्चंस के पीछे एक अजम्पशन होती है कि ये क्वेश्चन जिस एबिलिटी को एसेस करेगा। अच्छी कोशिश की गई है लेकिन उस लेवल का ये बना नहीं। फिर क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने में क्वेश्चन पेपर जो सेटर है उसकी एक अच्छी इंटेंशन रही है, ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी मंशा उसकी रही। लेकिन दोस्तों, अच्छी मंशा ही एजुकेशन सेक्टर में कामयाब नहीं होती है। एक चीज इसमें देखने को आई कि लगभग 20% से ज्यादा क्वेश्चंस में मल्टीपल कंसेप्ट को पूछा गया है, इंटीग्रेट किया गया है। अगर 20% क्वेश्चंस आपके मल्टीपल कंसेप्ट के हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये डेप्थ नॉलेज को एसेस करने में कामयाब है। मुख्य रूप से एक मजेदार बात मुझे पेपर में दिखाई दी कि एक भी जो क्वेश्चन था इसमें 100 में से कोई सिचुएशन बेस्ड नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मनोविज्ञान मुख्य रूप से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, व्यवहारिक विषय है। और अगर आप केवल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या कुछ सेंटेंस आपने ले लिए, या ये बात किसने कही, या ये थ्योरी किसने दी, ये किताब किसने लिखी, ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हैं, ठीक है, आपके बेस बनाने के लिए काफी है। बट अगर आप प्रोफेसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस डालने चाहिए, लगभग 30%, जो इसमें नहीं थे। भाई मुझे तो 100 के 100 क्वेश्चन में से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं दिखाई दिया जो कि एप्लीकेशन बेस्ड हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मुझे दिखाई दिए
जो कि एचपीएससी ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया था उसके साथ अलाइनमेंट नहीं हो रहा था उनका, वो मिस अलाइन क्वेश्चन थे। जैसे रेने डेस्कार्ट्स के बारे में उन्होंने बहुत पूछा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज स्पेसिफिक क्वेश्चन था। एक सोक्रेट्स ग्लूडोमेनिया, ये क्वेश्चंस ठीक है, फिलोसफिकल रूट्स के हैं दोनों क्वेश्चन, एक आपका डिजीज का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, बट डायरेक्टली ये मनोविज्ञान से खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में संबंधित नहीं है। अगर होंगे भी तो एचपीएससी के सिलेबस से तो नहीं है। जो एक वीक अलाइनमेंट है और जो ये रेलिवेंस है क्वेश्चन पेपर का, ये थोड़ा इससे कम हो जाता है। ऐसे 3% मुझे दिखाई दिए। मुझे नहीं पता क्या मंशा रही क्वेश्चन पेपर सेटर की ये क्वेश्चन बनाने की, लेकिन सिलेबस से ये अलाइनमेंट होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे जो प्रश्न पत्र था, मुझे ऐसा लगा कि ये हाईली अनबैलेंस्ड है। मैं आपको दिखाऊंगा अनबैलेंस्ड क्यों है। भाई सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर बड़ा जोर दिया गया है। अप्लाइड इंडियन साइकोलॉजी, रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स, एमर्जिंग एरियाज, ये तो बिल्कुल ही बैकग्राउंड में रख दिए गए भाई। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो हर यूनिट से ऊपर नीचे होता है, पर इतना भी ना हो कि एक यूनिट से 14 क्वेश्चन, एक यूनिट से 6 क्वेश्चन, इतना भी नहीं। अरे आप यू आर रिक्रूटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एक पूरी जनरेशन को शेप करने वाले हैं, और जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उस सिलेबस के अनुसार, यूनिट्स के अनुसार अगर बैलेंस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत होती है। ओवरऑल अगर मैं मेरे व्यूज आप जानना चाहें तो प्रश्न पत्र कैसा था भाई, एक ट्रेडिशनल था, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर था, थोड़ा कंटेंट हैवी था, बहुत ज्यादा कंटेंट इसमें समावेशित किए गए थे। कोशिश ये की गई थी कि सारा ही सिलेबस इसमें ले लें, ये संभव नहीं होता है। जबकि अगर ऐसा होता कि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ाने वाला क्वेश्चन पेपर होता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने वाला क्वेश्चन पेपर होता, तो ऐसा होता कि जो क्लियर करके इसको आएंगे वो कुछ ना कुछ पीएल क्यूज लेकर आए। चलिए अब हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, कि हम किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन और आने चाहिए थे, और भी बहुत सारी बातें। और दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखना, क्योंकि अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूनिट वाइज, और वो सबसे अंतिम में है। लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर पर हम विजुअल से कुछ इनसाइट्स को देखेंगे। ये पहली स्लाइड है जो आपको एक्स एक्सिस है उसमें यूनिट्स हैं, और जो वाई एक्सिस है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। जो लाल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दिखाई दे रहे हैं ना, जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये वो यूनिट्स हैं, पहली, पांचवी और आठवीं यूनिट्स हैं जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप देखेंगे छठी, सातवीं, नौवीं और 10वीं यूनिट्स है जिसमें कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसी को आप पाई चार्ट के माध्यम से देखिए। ये पाई चार्ट है, मतलब एक अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया है कि अब जहां से 4 से शुरू हो रहा है ना, ये देखिए आप, ये जो 4 है, 4 से शुरू हो रहा है, ये पहली यूनिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, ये यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, ये देखिए जो ब्लू लाइंस है, जो ब्लू बार है, नीले रंग के जो बार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बार है कि हर क्वेश्चन की हर यूनिट से कम 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि 10 यूनिट 10 क्वेश्चन। लेकिन आप देखेंगे कि किसमें कितनी डेफिशिएंसी है, किसमें कितने एक्सेस पूछे गए हैं। ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि
अब आपको मैं कह तो रहा हूं कि नंबर यूनिट से इतने क्वेश्चन, 2 से इतने, लेकिन वो क्वेश्चन कौन कौन से थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि यूनिट 1 में थे, वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये जो एनालिसिस मैंने किया है, आपके पास 4 कोड के क्वेश्चन पेपर आए होंगे, ए बी सी और डी। तो जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला वो मिला था डी वाला, डी कोड का। उस डी कोड के पेपर के अनुसार मैंने इनको ऐसे एनालिसिस किया है। देखिए, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन इस यूनिट से है, क्योंकि कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मल्टीपल कंसेप्ट से थे, जो मैं पहले बता चुका हूं। फिर भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। और जो मेरा एनालिसिस है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% सही है, नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है। ये जो क्वेश्चंस मैचिंग है और कौन कौन सा एरियाज इन क्वेश्चंस में किया गया है, जो करस्पॉन्डिंगली क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि देखिए, फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, 32वां क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन है, 47वां है, 61वां, 62वां, 80, 81, 82, 89, 90, 96, ये क्वेश्चंस जो थे सारे के सारे यूनिट 1 से लिए गए थे। फिर याद रखना, कोड डी की मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से यूनिट 2 से लिए गए 11वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, 63वां है, 78वां है, 83 है, 84, 85, 94, 100, ये जो क्वेश्चन नंबर्स थे, ये यूनिट 2 से लिए और उनके सामने कौन कौन से टॉपिक्स किस यूनिट से कवर किए गए हैं वो आपके सामने है। अच्छा, ये जो एरिया कवर किया गया है, ये मैं क्यों शो कर रहा हूं, ताकि आपको ये लगे कि जो एरिया छूट गया है, स्क्रीन में नहीं पूछा गया है, और जो एरिया छूट गया है, याद रखना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में उस एरिया को भी कवर किए जाने की पूरी पूरी संभावना। तो मैं एक एक यूनिट से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये मैं नहीं बताना चाह रहा अभी आपको, क्योंकि समय लग जाएगा। ये आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं कि भी किस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन सा एरिया कवर किया गया है। ये आ गया आपका यूनिट 6 से, जो पिछली स्लाइड में थे 5 तक यूनिट तक था, इसमें यूनिट 6 है, 7, 8, 9, 10। अब देखो मजेदार बात, मैं आपको यूनिट नंबर 10 की बात कर रहा था, केवल 4 क्वेश्चन की थोड़ी नाइंसाफी तो हुई है भाई। यूनिट 4 के साथ, 9 के साथ भी थोड़ी नाइंसाफी हुई, यूनिट नंबर 6 के साथ भी हुई है। देखिए, जब क्वेश्चन पेपर को सेट करता है तो उसके पास कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, उन सारों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। लेकिन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फिजिकल थिंकिंग, एनालिसिस वाला क्वेश्चन अगर होता, ये इसमें कोई दो राय नहीं, 10 की 10 यूनिट रिप्रेजेंटेड हुई है, यानी सभी से क्वेश्चन पूछे गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ओवर रिप्रेजेंटेड, अप्लाइड, इंटरवेंशन और इमरजेंस अंडर रिप्रेजेंटेड है, स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स एडिक्वेटली। लेकिन ये भी एक स्क्यूड है, जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बहुत बार पूछ लिया गया, फैक्टर एनालिसिस पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में। दूसरी बात, इंडियन साइकोलॉजी मॉडरेटली इंफसाइज्ड, जबकि उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था, क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं तो इंडियन साइकोलॉजी प्रोमिनेंस है। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करें। एक परफेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम कैसे लिखते हैं, स्पेसिफिक स्टाइल में बता रहा हूं। देखो भाई, मेरी अपनी इनसाइट्स है, दीज आर माई इनसाइट्स। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। पहली बात, 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए 1 नंबर आपको डेफिनेशन में मिलता है, 2 या 3 नंबर आपके जो एक्सप्लेनेशन है और थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें मिलते हैं, और 1 नंबर जो आपका रह गया, आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कोई एग्जाम्पल दिया, कैसे उसको अप्लाई हो सकता है, या कोई आपने डायग्राम बनाया। तो ये एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क है कि 5 नंबर आपको कैसे मिलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। ओके, फिर
जो एग्जामिनर्स हैं, जो इवेल्युएट करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप टेक्निकल वर्ड्स और की वर्ड्स का खूब धड़ल्ले से प्रयोग कीजिए, उनको मत छोड़िए। जनरल वर्ड्स पर फोकस नहीं किया जा सकता। ओनली मेजर फोकस इज ऑलवेज ऑन द की वर्ड्स एंड द टेक्निकल वर्ड्स। देन आपका जो अप्रोच होनी चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच, एक्सट्रीम नहीं हो बहुत ज्यादा। जैसे पूछ ले जाए लर्निंग, आप ये ना कहें कि मनोविज्ञान की रीड की है लर्निंग, नहीं, बैलेंस्ड अप्रोच। तीसरी बात, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर में आप जो कंसेप्ट पूछा गया है उससे रिलेटेड थ्योरी को आप कैसे उसके अंदर लिखते हैं। थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है, प्लस उस क्वेश्चन का मैं जो कंसेप्ट पूछा उसका क्या एप्लीकेशन है, ये भी आपके आंसर में होना चाहिए। दूसरी बात, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो, कोर आर्गुमेंट हो, इंट्रोडक्शन हो, कोर आर्गुमेंट हो, कंक्लूजन हो, ये मतलब एक नॉर्मल सा पैटर्न है। और आपका जो शब्द है 150 से 200 शब्द के अंदर इसको आप कंप्लीट कर। मतलब कहने का है कि इस तरह से आप अगर आप अपने आंसर्स को डिजाइन करते हैं, पूरी संभावना है कि आप मिनिमम जो एचपीएससी ने क्राइटेरिया रखा है 35% का, वो आप पूरा कर लेंगे। ये मेरा मानना है। अब अंतिम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है पूछे जा सकते हैं। भाई मेरा ये प्रेडिक्शन, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये 3 क्वेश्चन इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी यूनिट नंबर 1 से आ सकते हैं। एक्सप्लेन द क्राइसिस ऑफ डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी इन साइकोलॉजी विद रेफरेंस टू द इंडियन कंटेक्स्ट। ये पहला क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम आएगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना क्यों है, क्योंकि मैंने स्क्रीनिंग का पेपर आपका एनालिसिस किया है और उसको एनालिसिस मैंने आपके एचपीएससी के सिलेबस को सामने रख के किया है। तब मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज छोटी मोटी इधर उधर हो सकती है। फिर देखिए, ब्रीफली डिस्कस हाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि बहुत ही लाइमलाइट में है आजकल, कंसेप्टलाइजेस सेल्फ डिफरेंटली फ्रॉम द वेस्टर्न साइकोलॉजी। सेल्फ का क्या कंसेप्ट इंडिया में और वेस्टर्न में, और कैसे डिफरेंशिएट आप करोगे। देन डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन कंटेम्परेरी मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ये फर्स्ट यूनिट के हैं। यूनिट 2 से मैंने देखे हैं कि 4 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, 5-5 नंबर के हैं सारे। Why is mixed method research increasingly preferred in psychological studies? Illustrate briefly. MMR, mixed method research approach. Then distinguish between tertiary significance and effect size. मतलब आप इन क्वेश्चन पर एक बार नजर डाल लें, और मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप एक मॉक टेस्ट करें, इन क्वेश्चंस का आप आंसर करें। और जो चाहता है कि इसको ट्यूबलेट कौन करे, तो भाई आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आप में कोई इंटरेस्टेड बंदा है तो मेरी ईमेल है, आप उस पे पेपर को लिखिए, एग्जैक्ट आप 3 घंटे में लिखिए, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ऐसे लिखिए। उसको लिख करके मेरी एक ईमेल है राजसुजी RAJSUJI@mail.com पर भेज दें। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसको इवेलुएट करके उसके साथ आपके आंसर्स को मैं शेयर कर सकता हूं। अब आगे देख लेते हैं। यूनिट नंबर 3 से मैंने 2 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। यूनिट नंबर 4 से अगेन मैंने 2 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। यूनिट नंबर 5 से मैंने 2 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। यूनिट नंबर 6 से मैंने 3 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। यूनिट नंबर 7 से मैंने 2 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। यूनिट नंबर 8 से मैंने 2 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए। फाइनली यूनिट नंबर 9 और 10 से 2 और 1 क्वेश्चन मैंने, ये वाले क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए हैं। दोस्तों, ये पूरी कोशिश है कि आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो एचपीएससी का क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर लें और जल्दी से जल्दी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और हरियाणा में मनोविज्ञान को एक नई दिशा दें। ये मेरी कामना है और आप सबको मेरी दुआएं। ऑल द बेस्ट, एंड आई एम वेरी वेरी eagerly waiting to see you all in Haryana government colleges
and taking psychology to new heights. फिर भी दोस्तों इसके सिवा कुछ और आपको लगता है कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे एक ईमेल कर दें। ईमेल के माध्यम से आप अपना नंबर मुझसे शेयर कर लें, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। इन द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट for your subject knowledge test.